नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को जो है वो सेकंड यूनिट स्टार्ट करवा रखी थी और सेकंड यूनिट में मैं आप लोगों को जो स्टडी करवा रही थी वो गैसियस स्टेट स्टडी करवा रही थी। उस गैसियस स्टेट के अंदर हम लोगों ने अभी तक गैस लॉ पढ़ा है। गैस लॉज का यूज करते हुए हमने आइडियल गैस इक्वेशंस ड्राइव की और उसके बाद हमने आइडियल गैस इक्वेशंस में हमने एक कांस्टेंट काम में लिया था आर, जिसको हमने गैस कांस्टेंट कहा था। उस गैस कांस्टेंट का हमने नेचर स्टडी किया। उस गैस कांस्टेंट के लिए हमने यूनिट लिखी कि आर की यूनिट क्या होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है। क्लियर? आज जो वीडियो लेक्चर है वो मैं आप लोगों को काइनेटिक गैस थ्योरी पे बनाऊंगी। काइनेटिक गैस थ्योरी में हम पहले काइनेटिक गैस थ्योरी के पोस्टुलेट्स स्टडी करेंगे और इन्हीं पोस्टुलेट्स को आधार मान के हम काइनेटिक गैस इक्वेशंस बनाएंगे, ड्राइव करेंगे हम। ये जो गैस लॉ थे, ये आपके सारे के सारे जो लॉ दिए गए थे, ये ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट के आधार पे डिफाइन किए गए थे। कोई भी ये तो नहीं, ये तो जरूर बताता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम में और नंबर ऑफ मोल्स में डायरेक्टली रिलेशन है। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है। ये तो इन्होंने डिफाइन किए, लेकिन ये क्यों होता है मींस इसका कोई भी थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशंस इन्होंने डिफाइन नहीं किए। कोई भी थ्योरेटिकली फॉर्म में कि वॉल्यूम में चेंजेस करने पे प्रेशर में ये चेंजेस इस कारण आता है, उसका कहीं पे भी रीजन डिफाइन नहीं किया। उस रीजन को डिफाइन करने के लिए काइनेटिक गैस थ्योरी दी गई। तो पहले अब हम काइनेटिक गैस थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम काइनेटिक गैस थ्योरी के पोस्टुलेट्स स्टडी करेंगे। उन पोस्टुलेट्स मींस वो अजम्पशंस थे, उन्होंने अज्यूम किया था। उन अजम्पशंस का यूज करते हुए काइनेटिक गैस थ्योरी की एक इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। ये काइनेटिक गैस थ्योरी जो है वो केवल और केवल आइडियल गैसेस पे ही फॉलो होगी। अब हम पढ़ रहे हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड यूज करूंगी मैं, क्योंकि हमारे पास दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं गैस के अणुगतिकी सिद्धांत के मुख्य अभिकृति पोस्टुलेट्स क्या माना था उन्होंने। तो पहला पोस्टुलेट्स था, जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो ये कहा था कि सभी गैसेस जो हैं वो माइक्रो पार्टिकल से मिलके बनी होती है, मीन्स सूक्ष्म अणुओं से मिलके बनी हुई होती है। सभी गैसेस, ऑल गैसेस are formed by microparticle। किससे मिलके बनती है? माइक्रो पार्टिकल, सूक्ष्म कणों से मिलके बनी हुई होती हैं। पहला जंक्शन इन्होंने ये कहा। और ये जो सूक्ष्म कण या माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं, ये माइक्रो पार्टिकल्स उस गैस के मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। दीज माइक्रो पार्टिकल्स is called
molecules of the gases उन गैस का मॉलिक्यूल कहलाता है, गैस का अणु कहलाता है ये माइक्रो पार्टिकल्स। पहला अजम्पशंस कि सभी गैसेस जो है वो माइक्रो पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं और ये माइक्रो पार्टिकल्स जो है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। उसके बाद सेकंड अजम्पशंस कि ये जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं इनका अपना एक वॉल्यूम होता है और ये जो वॉल्यूम है ये पूरी गैस के होल वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होता है। सेकंड क्या है? वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल या माइक्रो पार्टिकल इज वेरी स्मॉल as compared to whole volume of gas। गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में माइक्रो पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है। कम होगा तो मीन्स इनके बीच में बहुत सारा स्पेस होगा और ये जो मॉलिक्यूल हैं ये फ्री मूव करते हैं। वॉल्यूम कम होने के कारण ये क्या करेंगे? फ्री मूव करेंगे। मॉलिक्यूल मूव फ्रीली। ये कैसे मूव करते हैं? फ्रीली मूव करते हैं। या इंडिपेंडेंट मूव करते हैं मीन्स एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल पे किसी भी तरीके का अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। नो अट्रैक्शन फोर्स। इनके बीच में किसी भी टाइप का अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। सेकंड क्या कहा हमने कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम होता है। कम होगा तो बीच में स्पेस मिलेगा, उन मॉलिक्यूल्स को बहुत सारा खाली वेकेंट स्पेस होगा। उन वेकेंट स्पेस में ये फ्रीली मूव कर सकते हैं और इन पार्टिकल्स पे किसी दूसरे पार्टिकल का अट्रैक्शन या रिपल्सन या कहें कि किसी भी तरीके का इनके बीच में इंटर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। सेकेंड अजम्पशंस सबको क्लियर? थर्ड अजम्पशंस कि गैस के मॉलिक्यूल्स को, ये जो मॉलिक्यूल है इन मॉलिक्यूल्स को सॉलिड स्फेरिकल माना गया। सॉलिड स्फेरिकल माना गया। क्या कहा? गैस के मॉलिक्यूल्स, molecule of gas is assumed as solid spherical ball। सॉलिड स्फेरिकल बॉल की तरह इनको माना। मीन्स कैसा नेचर हो गया इनका? रिजिड नेचर हो गया। कंप्रेसिबिलिटी इनकी क्या हो गई? बहुत कम हो गई। पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर रही हूं मैं, गैस की बात नहीं कर रही हूं। हमने क्या कहा कि एक मॉलिक्यूल जो है वो कैसा होता है? स्फेरिकल सॉलिड फॉर्म में होता है और हमें पता है कि सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। तो ये कैसा होगा? रिजिड होगा। रिजिड होगा मीन्स इस इतने वॉल्यूम के जितनी ये वो ऑक्यूपाई कर रहा है उससे कम हम इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। अब इतनी वॉल्यूम तो इस मॉलिक्यूल की होगी ही होगी। मीन्स मॉलिक्यूल की वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रही है। गैस की वॉल्यूम को चेंज किया जाता है प्रेशर को कम या ज्यादा करके, लेकिन मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है? स्फेरिकल सॉलिड मॉलिक्यूल है और स्फेरिकल सॉलिड है तो वो उसमें रिजिडिटी आ जाती है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो नेगलेक्ट हो जाती है।
क्लियर। उसके बाद ये जो रिजिड मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्री मूव करते हैं तो आपस में कोलोजन करेंगे। कोलोजन करेंगे तो ये जो है ये आपस में भी कोलोजन कर सकते हैं और कंटेनर के साथ भी कोलोजन कर सकते हैं और ये मूव जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में करेंगे। तो अगला है assumptions कि मॉलिक्यूल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन ये जो मॉलिक्यूल है ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। फोर्थ assumptions molecules move in a straight line स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और जब स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो जब इनके साथ में कोलोजन होता है तो उस कोलोजन्स के थ्रू ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं लेकिन इनकी एनर्जी या कहीं वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। व्हेन कोलोजन with other molecule or container wall does not change velocity but change डायरेक्शन। ये assumptions जब हम ये पोस्टुलेट्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि जब मैं डेरिवेशंस कराऊंगी तो इन्हीं पोस्टुलेट्स को ध्यान में रखते हुए हम उस मॉलिक्यूल का कोलोजन कराएंगे। बट चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन तो चेंज हो जाती है लेकिन उनके वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। मीन्स इनमें जो कोलोजन हो रहा है वो इलास्टिक नेचर का कोलोजन हो रहा है। क्लियर। हमने ये कहा कि मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसके पाथ में और मॉलिक्यूल्स आते हैं। उन मॉलिक्यूल्स या वो कंटेनर की वॉल के साथ में ये कोलोजन करता है। कोलोजन के बाद इसकी वेलोसिटी में तो कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्लियर। ये जो कोलोजन है ये जिस फोर्स से कंटेनर की वॉल पे कोलोजन हो रहा है, जिस फोर्स से पर एरिया, जिस फोर्स से कंटेनर की वॉल पे कोलोजन हो रहा है वो क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। उस गैस का प्रेशर को हम वैसे भी फोर्स अपॉन एरिया से निकालते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ये जो मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं तो मूव करने के बाद जब इनके स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो कंटेनर की वॉल आ जाएगी बीच में। तो उस कंटेनर की वॉल से जब ये टकराते हैं तो जिस फोर्स से ये उस कंटेनर की वॉल से टकराएंगे उस फोर्स को क्या कहा जाता है? प्रेशर कहा जाता है। तो प्रेशर क्या है? फिफ्थ, फोर्स अपॉन एरिया। और ये फोर्स क्या है? मॉलिक्यूल्स का कोलोजन फोर्स। मॉलिक्यूल्स का कोलोजन फोर्स जो कि वॉल के साथ में कर रहे हैं ये क्या कहलाएगा? इनका प्रेशर कहलाएगा। 6 पॉइंट ये है। 7 पॉइंट क्या है कि मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो ग्रेविटी फोर्स का पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि ग्रेविटी फोर्स पे इफेक्ट पड़ता तो इनके ये जो वेलोसिटी है ये हमेशा सेम नहीं होती, ये चेंज होती रहती। जहां पे उसको ग्रेविटी फोर्स का ज्यादा इफेक्ट पड़ता वो वेलोसिटी कम हो जाती, फिर कम होता तो वो वेलोसिटी बढ़ जाती। इसलिए अगला पोस्टुलेट क्या है कि इनकी वेलोसिटी पे ग्रेविटी फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नो ग्रेविटी फोर्स इफेक्ट ऑन द
वेलोसिटी पे इनका कोई भी ग्रेविटी फोर्स का इफेक्ट नहीं होता है। और लास्ट है कि इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेवंथ क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। केवल और केवल इनकी जो वेलोसिटी है ये कोलोजन से कोई भी चेंजेस नहीं आ रही है, केवल किस पे आती है, टेम्परेचर चेंज करने पे वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। वेलोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये इनके 7 अजम्पशंस थे। पहला अजम्पशंस कि सभी गैसेस जो है वो एक स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी हुई होती है, सूक्ष्म कण से मिलके बनी हुई होती हैं, और ये सूक्ष्म कण जो है उस गैस के अणु कहलाते हैं। एक गैस के अणु सिमिलर होते हैं और अलग अलग गैसेस के अणु जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। दूसरा पोस्टुलेट्स, ये जो गैस के अणुओं का वॉल्यूम जो है, आयतन जो है, पूरी गैस के आयतन के कंपैरिजन में कम होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो होल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्री मूव करते रहते हैं। उसके बाद ये जो मूव करते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे तो ये कोलोजन करेंगे। कोलोजन करने से इनका जो कोलोजन होगा वो इलास्टिक नेचर का कोलोजन होगा। जब ये मूव करेंगे तो केवल और केवल कोलोजन से इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी के वैल्यू में कोई भी इफेक्ट चेंज नहीं होगा। ये जो मॉलिक्यूल हैं ये रिजिड नेचर के होते हैं, मींस इससे कम वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हो सकते। इनकी वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हो सकते। गैस की वॉल्यूम में चेंजेस हो सकते हैं लेकिन पार्टिकल की वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हो सकते। ये जिस फोर्स से कंटेनर की वॉल से टकराते हैं वो फोर्स जो है वो उस गैस का प्रेशर कहलाता है। उसके बाद ये इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इन्हीं पोस्टुलेट्स का अब हम यूज करेंगे और काइनेटिक गैस थ्योरी को ड्राइव करेंगे। वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगी। थैंक यू।